नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गेहूं किसानों को उनकी शानदार फसल का मिल रहा है तोहफा। मध्य प्रदेश में सरकार ने गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की खरीद का काम 20 मई 2024 तक बढ़ाया। केले की खेती बनी किसानों के लिए वरदान। पूरे साल हर राज्य में रहती है केले की मांग। बाजार में मांग के चलते केले के किसानों को मिलते हैं अच्छे दाम। केले की फसल से किसान खेती के साथ साथ कर रहे हैं केले से जुड़ी नमकीन इत्यादि का व्यापार। आगरा में चमड़े के जूते व्यापार को मिला जीआई टैग। जीआई टैग से कारोबारियों को मिली है नई उम्मीदें। आगरा में अब इस व्यापार में जुड़ रहे हैं नौजवान भी। केरल में भीषण गर्मी के कारण 6 मई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद। तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल और बिहार के कई इलाकों में भी लू के थपेड़ों ने किया बुरा हाल। 2 दिन बाद कुछ राहत के आसार। और अब समाचार विस्तार से। गेहूं किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की खरीद का काम कर रही है और इसी दिशा में अब गेहूं किसान अधिक से अधिक किसान समर्थन मूल्य योजना का लाभ ले सकें, इसके लिए सरकार ने गेहूं खरीदी की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद 20 मई 2024 तक की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर खाद्य और आपूर्ति विभाग ने गेहूं खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाया है। इस वर्ष सरकार द्वारा घोषित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल है, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार किसानों को 125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस देगी और इससे राज्य के किसानों को इस वर्ष गेहूं का दाम 2,400 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। और केला एक ऐसा फल है जिसकी पूरे साल भर राज्यों में मांग बनी रहती है और इसके लिए बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है और इसी कारण देश में केले की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। किसान केले की खेती से न केवल बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं बल्कि केला एक ऐसा फल है जिससे कई तरह की नमकीन भी बनाई जाती है और जिसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। देश में हमारे किसान केले की लगभग 500 प्रजातियों से ज्यादा की खेती करते हैं, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए टिश्यू कल्चर यानी कि तकनीक से तैयार किए गए पौधों को लगाने की सलाह दी जाती है। कृषि विशेषज्ञों का भी कहना है कि टिश्यू कल्चर तकनीक से केले की खेती में किसान भाई अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इस तकनीक से पौधे तैयार करते समय काफी ध्यान और सावधानी रखने की जरूरत होती है, नहीं तो फायदे के स्थान पर नुकसान भी हो सकता है। टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करते समय केले के पेड़ से 5 से 6 सेहतमंद पत्ते लिए जाते हैं और इनके बीच 5 सेंटीमीटर की दूरी भी रखी जाती है। पौधे लगाने के बाद सख्त होने लगे तो पत्तों की 25 से 30 जड़ें बनाना अनिवार्य है। टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार किए गए पौधों का विकास अच्छे प्रकार से होता है, जबकि साधारण तकनीक से बनाए गए पौधों के खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे जल्दी बढ़ते हैं और अधिक फल भी देते हैं और इसके अलावा ये रोग मुक्त और फल भी बेहतर और अच्छे आते हैं और साथ ही इसकी फसल लगभग 10 महीने में तैयार हो जाती है और इसके बाद 8 से 10 महीने बाद दोबारा फसल भी आ जाती है। इस तकनीक से 2 साल में किसान केले की फसल से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और खीरे को सलाद के रूप में सबसे ज्यादा खाया जाता है। खीरा गर्मी से शीतलता प्रदान करता है और हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है और इसीलिए गर्मियों में इसका सेवन काफ़ी फायदेमंद बताया गया है। किसान गर्मियों में बाजार मांग को देखते हुए जायद सीजन में खीरे की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। खीरा MB, मोलिब्डेनम और विटामिन का अच्छा स्रोत है। खीरे का प्रयोग त्वचा, किडनी और दिल की समस्याओं के इलाज और अल्जाइमर के रूप में किया जाता है
और वैसे तो खीरे को रेतीली और भारी मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई एवं दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। खीरे की खेती के लिए मिट्टी का pH मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए और इसकी खेती उच्च तापमान में अच्छी होती है, तो वही ये पाल सहन नहीं कर सकता है और इसीलिए इसकी खेती जायद सीजन में करना अच्छा रहता है। ग्रीष्म ऋतु के लिए इसकी बुआई फरवरी और मार्च के महीने में की जाती है, तो वहीं वर्षा ऋतु के लिए इसकी बुआई जून जुलाई में करते हैं। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी बुआई मार्च और अप्रैल माह में की जाती है। जायद में उच्च तापमान के कारण अपेक्षाकृत अधिक नमी की जरूरत होती है। अंततः गर्मी के दिनों में हर सप्ताह हल्की सिंचाई करना चाहिए। वर्षा ऋतु में सिंचाई वर्षा पर निर्भर करती है। ग्रीष्मकालीन फसल में 4 से 5 दिनों के अंतर पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है। और आगरा में चमड़े के जूतों को हाल ही में GI टैग मिला है, जिससे यहाँ के कारोबार को नई उम्मीदें मिली हैं। चुनावी माहौल में यहाँ के उद्योगपति और कामगार क्या चाहते हैं, आगरा के जूता उद्योग की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। दुनिया में अपनी धमक और चमक बिखेरने में जुटा आगरा का जूता उद्योग नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ के जूता उद्योग के पास एक तरफ दशकों पुराना अनुभव है, तो वहीं नई पीढ़ी को इस व्यवसाय में आकर्षित करना अब एक चुनौती है। सरकार की हाल की नीतियों से उत्साहित यहाँ के उद्योगपति मानते हैं कि जो सुधार किए गए हैं वो अच्छे तो हैं, लेकिन इसमें और आगे बदलाव किए जाते रहें तो इस उद्योग को विश्व स्तर पर बनाए रखना आसान हो जाएगा। हम लोगों का शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का काम है 1956 से, मतलब लगभग 70 साल हो गए हैं जो मेरे पापा ने स्टार्ट किया था। उसके बाद 40-42 साल से मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ। देखिए, अभी सबसे अच्छा काम तो ये हुआ है कि सरकार ने MSME के लिए 45 डेज़ की जो एक टारगेट पेमेंट की लिमिट बनाई है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पीछे हम लोगों को पैसा नहीं मिलता था 6-6, 8-8 महीने में, तो काम को मूव करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद इस काम के लिए कि 45 दिन का हुआ है पेमेंट। जूता व्यवसायी राकेश भास्कर मानते हैं कि प्रशिक्षित युवा इस क्षेत्र में जितना ज्यादा आएंगे उतना आगरा का जूता उद्योग मजबूती से खड़ा रहेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्किल्ड लेबर की, जो कि नहीं मिल पा रही है। पहले पैतृक लोग सीखते थे जूते के काम को, हमारे काम को पैतृक सीखते थे तो लोग बच्चे से सीख जाते थे, लेकिन आज बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है, उससे होना भी नहीं चाहिए। बच्चे की एजुकेशन ही मस्ट है। लेकिन एक 15-16 साल का बच्चा जब आता है तो वो उतना इंटेंस के साथ नहीं सीख पाता है काम को। मजदूर वर्ग चाहता है कि उनके लिए मजदूरी भत्ता में वृद्धि हो, लेकिन काम भी लगातार मिलता रहे। साथ ही कुछ ऐसी नीतियां भी बनाई जाएं जिससे इस उद्योग को न सिर्फ बनाए रखना बल्कि और आगे ले जाने की प्रक्रिया बनी रहे। मजदूर सर एक ही चीज़ चाहते हैं कि उनको 12 महीने का काम मिल जाए, उनके रेट इतनी मिल जाए कि जिससे कि वो अपने घर का पालन पोषण अच्छे से कर पाएँ। यही उनकी एक छोटी सी उम्मीद रहती है, चाहे वो कोई भी नेता आ जाए, किसी भी किस्म का इलेक्शन हो, कुछ भी हो, हमारा ही प्रॉफिट होगा ना उसमें। भाई साहब का काम बढ़ेगा तो हमारा ही प्रॉफिट है उसमें, हमारी भी सैलरी वगैरह बढ़ेगी। आगरा जूता उद्योग में विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद भी आगरा से एक भी ब्रांड नहीं बन पाया है, लेकिन अब यहाँ के कुछ युवा अपने पारिवारिक अनुभव और तकनीकी शिक्षा के बल पर अपना ब्रांड स्थापित करने में जुटे हैं। आज के इस तेजी से बढ़ते युग में जूता उद्योग केवल कला ही नहीं है बल्कि एक तकनीकी क्षेत्र भी है। इसके लिए सरकार ने तमाम प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं, लेकिन यहाँ की मांग को देखते हुए इनकी जरूरत बढ़ती ही जा रही है। और देश के अधिकांश भाग में आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी के चलते सामान्य जनजीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिन के दौरान तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, रायलसीमा और गुजरात में लू की स्थिति बने रहने की आशंका है। और केरल में लू की चेतावनी और बढ़ते तापमान के बीच शैक्षणिक संस्थान सोमवार तक बंद कर दिए गए हैं। लोगों से सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बाहर धूप में न जाने की सलाह दी गई है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य भारत में भी रविवार तक लू की स्थिति बने रहने की बात कही है।
वहीं केरल में 6 मई तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। यहां बढ़ते तापमान के कारण केरल सरकार ने ये आदेश जारी किया है। राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के साथ बैठक करने के बाद सरकार ने ये अहम फैसला लिया है और लोगों से अपील की है कि वो तटीय क्षेत्र के लोग कम से कम बाहर निकलें। और इसके अलावा प्रशासन ने जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए सावधानी बरतने को भी कहा है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि लोग खास तौर पर सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे दोपहर तक लंबे समय तक के लिए सीधी धूप से बचें। पुलिस, सुरक्षा बलों और एनसीसी को इस दौरान अपनी परेड और अभ्यास से बचने का निर्देश दिया गया है। एस्बेस्टस शीट और टीन की शीट वाले कार्यस्थलों को दिन के समय बंद करने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसी छतों वाले घरों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए शिविर की इस व्यवस्था होगी। और केरल के पलक्कड़ में अधिकतम तापमान 41 डिग्री से ऊपर जा रहा है, तो बाकी जिलों में तापमान 39 और 40 डिग्री के आसपास है। आगे बढ़ते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव अभियान को हीट वेव ने और भी गर्मा दिया है। पारा 42 डिग्री ऊपर है और उस पर भयंकर उमस का सितम। आइए देखते हैं नदिया जिले से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। कोलकाता से करीब 100 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त हूँ नादिया ज़िले में और हम जा रहे हैं कृष्णा नगर की तरफ। इतनी ज़बरदस्त यहाँ गर्मी है, आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा ऊपर से नीचे तक अपने आप को कवर करके रखा हुआ है। क्या नाम है आपका? रिपन मीर। अच्छा, ये बताइए कि पूरा आपने कवर कर रखा है, कहाँ जा रहे हैं आप? हम घर जा रहा हूँ, ऑफिस से वापस जा रहा हूँ। तो इतना सारा आपने लगा रखा कपड़ा? हीट वेव की वजह से। अच्छा, हीट वेव की वजह से यहाँ पर 40 से लेकर 44 के बीच पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, इसलिए इन्होंने अपने आप को पूरा बचा के रखा हुआ है। यहाँ पर हीट वेव चल रही है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ गन्ने का रस लोग पी रहे हैं ताकि अपने आप को हाइड्रेट रख सकें और गर्मी से भी बच सकें। और ये बहुत अच्छा तरीका है, ये देसी तरीका भी है और ये प्राकृतिक तरीका भी है कि आप जूस पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और गर्मी से बचिए। कैमरामैन मनमोहन के साथ विशाल बैरिस्टो, नादिया, पश्चिम बंगाल। वहीं मई महीने की शुरुआत से ही धान की खेती करने वाले किसान उसकी तैयारी में जुट जाएंगे। ऐसे में धान की अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सके, इसके लिए किसानों के पास उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज का होना बहुत जरूरी है। किसान अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार अनुशंसित धान की किस्मों की खेती कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय बीज निगम NSC द्वारा किसानों को बासमती धान की उन्नत किस्म PB 1692 की प्रमाणित बीज ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। धान की किस्म पूसा बासमती PB 1692 को दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 2020 में केंद्रीय किस्म विमोचन समिति के द्वारा अधिसूचित किया गया था। धान की इस किस्म की खेती खरीफ सीजन में सिंचित अवस्था में कर सकते हैं। धान की यह किस्म एक मध्यम अवधि की किस्म है जो 110 से 115 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। धान की इस किस्म से किसान औसतन 52.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज प्राप्त कर सकते हैं, तो वहीं इस किस्म की अधिकतम पैदावार 73.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। ये एक अर्ध बौनी, छोटी अवधि एवं उच्च उपज देने वाली किस्म है। 54.4% हेड राइस रिकवरी के साथ अतिरिक्त लंबे एवं पतले पारभासी दाने इसकी पहचान है और पकाने से पहले इसके दानों की लंबाई 8.44 मिलीमीटर होती है, जो पकाने के बाद 17 मिलीमीटर तक हो जाती है। किसान इसके बीज घर बैठे www.mystore.in से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और अभी ऑनलाइन स्टोर पर इसके प्रमाणित बीज के 10 किलो के बैग की कीमत 800 रुपये है। वहीं हमारे देश में पारंपरिक खेती में काले चावल को भी काफ़ी पसंद किया जाता है। ये चावल न केवल पौष्टिकता से भरपूर होता है, बल्कि किसानों को इसकी खेती करने से अपनी फसल के अधिक दाम मिलने से दोगुना फायदा भी मिलता है। देश में काले चावल की खेती बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में की जाती है। किसानों का कहना है कि काले चावल की खेती से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि ये बासमती से भी काफ़ी महंगा बिकता है और ऐसा भी इन दिनों भारत में काले चावल की मांग बढ़ गई है। चिकित्सकों की सलाह पर भी लोग काले चावल का सेवन कर रहे हैं। कहा जाता है कि काला चावल खाने से शुगर की बीमारी कंट्रोल में रहती है और साथ ही काला चावल ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी के लिए भी रामबाण है।
हमेशा काला चावल खाने से शरीर स्वस्थ रहता है और साथ ही बॉडी में रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर किसान भाई ब्लैक राइस की फार्मिंग करते हैं तो अच्छी कमाई कर सकते हैं। ऐसे काले चावल की खेती सबसे अधिक असम, सिक्किम और मणिपुर में होती है, लेकिन अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी किसानों ने काले चावल की खेती करनी शुरू कर दी है। काले चावल को अंग्रेजी में ब्लैक राइस कहा जाता है और पकाने के बाद काले चावल का रंग बदल जाता है, फिर ये बैगनी कलर का दिखने लगता है। ऐसे काले चावल की खेती भी सामान्य चावल की तरह ही की जाती है। काले चावल की खेती की शुरुआत चीन से हुई थी और इसके बाद भारत में सबसे पहले असम और मणिपुर के फार्मर्स ने इसको उगाना शुरू कर दिया था। ब्लैक राइस की रोपाई करने के बाद इसकी फसल 100 से 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसके पौधों की लंबाई आम धान के पौधों से ज़्यादा होती है। तो वहीं इसके धान के दानों में लंबे होते हैं और अगर किसान भाई काले चावल की फार्मिंग करते हैं तो उनकी इनकम कई गुना बढ़ जाएगी और इसकी कीमत काफ़ी अधिक है। जहां सामान्य चावल मार्केट में 50 से 60 रुपए किलो बिकता है, तो वहीं 1 किलो काले चावल का जो रेट है वो 200 से 250 रुपए होता है और यदि जैविक विधि से खेती की गई है तो इसका रेट 2 गुना हो जाता है। और सरकार किसानों को कई प्रकार की फसलों की खेती पर सब्सिडी प्रदान करती है ताकि किसान सब्सिडी का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ा सकें। सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ नकदी फसलों की भी खेती करें ताकि वे अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। और इसी कड़ी में यूपी सरकार ने किसानों के लिए पान विकास योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को पान की खेती पर 50% सब्सिडी दी जाती है। पान की खेती पर सब्सिडी देने के पीछे सरकार का उद्देश्य देश में पान का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है और इस योजना के लाभ के लिए किसान भाइयों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। www.ubagriculture.com पर ऑनलाइन करने पर आपको सभी जानकारी दी जाती है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। पंजाब के किसान गेहूं के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। साथ ही यहां किसान गेहूं की पकी फसलों की कटाई भी कर लें। पंजाब में ही किसान कपास की अच्छी पैदावार के लिए समय पर सिंचाई करें। यहां के किसान कपास को कीटों से बचाने के उपाय भी कर लें। पंजाब में इस समय मिर्च और बैगन की नर्सरी लगाई जा सकती है। पंजाब में गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए समय पर सिंचाई करें। यहाँ गन्ने के खेतों में नमी बनाए रखने के लिए धान के भूसे को इसमें डाल दें। पंजाब में समय में मक्का, ज्वार और बाजरा की बुआई भी की जा सकती है। यहाँ आम में पाउडरी फफूंदी के नियंत्रण के लिए कैराथिन का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान लीची और आम की समय पर हल्की और बार बार सिंचाई करें। हरियाणा के किसान कद्दू, टमाटर, मिर्च, बैगन और भिंडी की तुड़ाई कर लें। यहाँ इस समय भिंडी, लोबिया, खरबूजा और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई की जा सकती है। हरियाणा में इस समय मिर्च, बैगन और खीरे की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ भिंडी में जैसिड के नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान गेहूं की पकी फसलों की कटाई पूरी करें और कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर भंडारित भी कर लें। हरियाणा में खट्टे फलों, लीची और आम की इस मौसम में हल्की बार बार सिंचाई करें। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है,
इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अपना नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान दुर्गापुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर जोरदार कटाक्ष किया। पीएम ने कहा कि आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि डरो मत, भागो मत। प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस के एक नेता द्वारा हिंदुओं को नदी में बहा देने के आपत्तिजनक बयान की भी आलोचना की। पीएम ने पूछा है कि तुष्टीकरण के लिए आखिर बंगाल में ऐसा हाल क्यों बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे। वहीं अमेठी की सीट पर कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। अमेठी सीट पर बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी मैदान में है। किशोरी लाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के अमेठी से पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अमेठी की जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार के एल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये पिछले 40 वर्षों से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और आपकी हर समस्या से अवगत हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने अमेठी से गांधी परिवार के चुनाव न लड़ने का कांग्रेस पार्टी की हार बताया। उन्होंने कहा है कि अमेठी से गांधी परिवार का न लड़ना बताता है कि गांधी परिवार ने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी डरे हुए हैं, इसीलिए वो बार बार अलग अलग जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की जीत को लेकर दावा किया है। उन्होंने ताल ठोक कर कहा है कि कांग्रेस दोनों सीटों पर भारी बहुमत से जीतेगी। पूरे देश में अच्छा संदेश गया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने लद्दाख से त्यांगसरिंग नामग्याल को उम्मीदवार बनाया है। त्यांगसरिंग नामग्याल का मुकाबला भाजपा के ताशी ग्यालसन से होगा। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट से डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा को टिकट दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर महायुति के उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। 2019 में ये सीट अविभाजित शिवसेना ने जीती थी। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 12वीं सूची जारी कर दी है। इसमें 5 लोकसभा उम्मीदवारों का नाम है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। पार्टी ने वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के सामने अथर जमाल लारी को टिकट दिया है। और मिलते जुलते नाम वाले डीएम उम्मीदवारों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जस्टिस गवई की बेंच ने कहा है कि किसी व्यक्ति का बचपन से राहुल गांधी नाम हो तो उसे चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई लायक नहीं है।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की औपबंधिक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे आज खारिज कर दिया। सोरेन ने अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए 1 दिन की औपबंधिक जमानत मांगी थी। और कर्नाटक में जेडीएस के लोकसभा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस दिया गया है। उन्हें 24 घंटे के भीतर एसआईटी के सामने पेश होने के लिए दूसरा नोटिस भी भेजा गया है। प्रज्वल द्वारा कथित यौन उत्पीड़न की शिकार एक पीड़िता के बेटे ने रेवन्ना परिवार पर पीड़िता के अपहरण का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने की खबर आई है। जमीन के लगातार खिसकने के कारण ढलवास में NH 44 के नीचे पड़ने वाले ढलवास पंचायत के बॉर्डर नंबर 7 में दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जमीन धंसने की वजह से कई घरों में दरारें आ गई हैं और आसपास के लोगों से भी एहतियाती घरों को खाली करवाने के लिए कहा गया है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।